नमस्कार। आज हम आपको सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे, जो कोशिका वाले चैप्टर में है। प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य के बारे में मैंने बताया था कि जीव द्रव्य के अंदर जीवन की सभी जीवित अभिक्रियाएं होती हैं। और इसे जूलियस हक्सले ने इसे 1868 में जूलियस हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। जीवन का भौतिक आधार बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। और इसके बारे में जो बात कही थी वो जूलियस हक्सले ने की थी 1868 में। दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से, यानी जीव द्रव्य के बारे में बात किसने कहा, तो जूलियस हक्सले 1868 में। इसे जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, किसने कहा, जूलियस हक्सले ने। तो क्वेश्चन ये दो बन सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं। यानी कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जीवित पदार्थ को, डेफिनेशन बन सकती है, यानी कोशिका के अंदर समस्त जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर जो भी जीवित पदार्थ है उसे हम, जितने भी जीवित पदार्थ हैं, कोशिका के बारे में मैंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म है, यानी साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य। और दूसरा इसका भाग है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस जानते हैं। अब कोशिका द्रव्य के अंदर हमने बहुत से कई भाग बताए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, और इसके साथ मैंने हृदय लवक बताया, अवर्णी लवक बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया बताया, राइबोसोम बताया और लाइसोसोम बताया। ये सभी जो जीवित पदार्थ हैं, जो कि किसी व्यक्ति में, किसी सेल में उसके जीवन के बारे में बताते हैं, उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी जीव द्रव्य अत्यंत जटिल पदार्थ है और इसके अंदर जीवन की समस्त लक्षण इसी में विद्यमान होते हैं। बात कह सकते हैं जीव द्रव्य एक जटिल पदार्थ है और जीवन के सभी लक्षण, यानी जीवन के सभी लक्षण इसमें सम्मिलित होते हैं। जीवन के सभी लक्षण निहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के बारे में बताएं तो 1868 में जूलियस हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। और इसकी डेफिनेशन के बारे में कहें, जीव द्रव्य क्या है कि कोशिका के अंदर समस्त जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें जीवन के सभी लक्षण सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताया। जीव द्रव्य की प्रकृति क्या है?
जीव द्रव्य की हम प्रकृति के बारे में बात करें तो दो प्रकार की प्रकृति होती है, भौतिक प्रकृति और रासायनिक प्रकृति। यानी भौतिक एक प्रकृति यानी भौतिक नेचर क्या है और रासायनिक नेचर क्या है, प्रकृति। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक प्रकृति के बारे में, बताएंगे फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति के बारे में बात करें तो जीव द्रव्य कणिकामय युक्त होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है, कणिकामय युक्त होता है। यानी कणिकाएं होती हैं उसके अंदर, दाने जैसी संरचनाएं होती हैं। अर्ध तरल होता है, कैसा होता है, अर्ध तरल। अर्ध तरल जैसे शहद, शहद क्या है, न तो तरल है न ठोस है, बीच का भाग है। ऐसे ही अर्ध तरल भाग होता है। लसलसा होता है, लसलसा। अर्ध पारगम्य होता है, अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी होता है। यानी इसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। जटिल कोलाइडी होता है, कोलाइडी तंत्र होता है, कोलाई तंत्र कैसा होता है, जटिल होता है। यानी हम इसकी भौतिक प्रकृति की बात करें तो जीव द्रव्य कणिकामय युक्त तरल पदार्थ, लसलसा, अर्धपारदर्शी, कोलाइडी तंत्र जैसा पदार्थ है। यानी पदार्थ कैसा है, ये एक प्रकार का जीवन का भौतिक आधार का। तो हम इसको कहते हैं जीव द्रव्य कणिकामय युक्त अर्ध तरल, लसलसा, अर्धपारदर्शी, कोलाइडी यानी जटिल कोलाइडी तंत्र है। ये तो इसके मैंने फिजिकल नेचर के बारे में बताया। अब मैं बताता हूं रासायनिक प्रकृति के बारे में बताता हूं। प्रकृति, रासायनिक प्रकृति के बारे में बात करें तो जीव द्रव्य में 70 से 95% तक जल होता है। यानी H2O होता है 70 से 95% का, यानी जल होता है। यानी जल की मात्रा 70 से 95% होती है। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको जलाया जाए तो उसमें से कार्बन उत्सर्जित न हो। तो इसको हम लैब में देखें, केमिस्ट्री लैब में देखें कि इसमें कार्बन उपस्थित है या नहीं। जैसे किसी लकड़ी को हमने जलाया, जिसका हम ज्वाला परीक्षण करते हैं, इसे फ्लेमिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री में इसको लैब में कराया जाता है। तो फ्लेमिंग टेस्ट में ऐसे लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद उसमें से क्या निकलता है, कार्बन उत्सर्जित होता है। कागज को जलाया, कार्बन उत्सर्जित होता है ना। तो जिस पदार्थ को जलाने पर कार्बन उत्सर्जित होता है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जिन पदार्थों को जलाने पर, ज्वाला परीक्षण देने पर कार्बन उत्सर्जित नहीं होता उनको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, चीनी है, चीनी जलाओ कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, और जल को जलाएंगे तो अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। तो इसलिए हम बात करें जीव द्रव्य के अंदर 70 से 95% तक जल होता है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, धनायन पदार्थ होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, धन आयन वाले पदार्थ होते हैं। धन आयन पदार्थ में जिनके ऊपर वैलेंसी धनात्मक होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होते हैं। यानी कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg।
यानी कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ होते हैं। कुछ ऋणात्मक पदार्थ भी होते हैं, ऋणात्मक पदार्थ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रेट होते हैं, NO3, सल्फेट होते हैं, SO4, बाइकार्बोनेट होते हैं, SCO3 कार्बोनेट। H फॉर बाई और CO3 कार्बोनेट। HCO3 होते हैं, क्लोराइड होते हैं यानी Cl2 होते हैं। ऐसे अकार्बनिक पदार्थ भी जीव द्रव्य के अंदर होते हैं, यानी जीव द्रव्य के अंदर भौतिक प्रकृति के बारे में बता दिया। तरल पारगम्य होता है, अपारदर्शी होता है, लसलसाहट होता है। हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, केमिकल नेचर के बारे में बात करें, तो इसके अंदर 70 से 95% तक जल होता है नहीं, और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम, अकार्बनिक कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऋणात्मक पदार्थ में नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड जैसे पदार्थ होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ की बात करें, ये तो इसका क्या हो गया? कार्बनिक पदार्थ हो गया। बी है कार्बनिक पदार्थ, वनिक, यानी जिनके अंदर जलाने पर कार्बन की मात्रा उत्सर्जित होती है, कार्बन उत्सर्जित होता है, ऐसे पदार्थों को हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में अन्न के अंदर यानी आटे के अंदर पाया जाता है, बिस्किट्स के अंदर पाया जाता है, चावल के अंदर पाया जाता है, कार्बोज आलू के अंदर पाया जाता है। ठीक। बसा होती है, क्या होती है? बसा यानी घी, बसा होता है। प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो कल हमने बात करी थी इसके बारे में, डीएनए आरएनए की संरचना संबंधित। एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होती हैं, यानी एंजाइम होते हैं और विटामिन होती है। ये सभी पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। और इनको हम, और इनके द्वारा कुछ वृद्धि हार्मोन्स भी होते हैं। इन वृद्धि हार्मोन्स में वर्णक, वर्ज्य पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य के सभी पदार्थ आणविक इकाई के रूप में रहते हैं तथा एक जीवित तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक स्वव्यवस्थित, नियमबद्ध, विशिष्ट संयोजन के रूप में होता है। इसमें ऊर्जा का विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के कारण ऊर्जा का प्रवाह, संचय, संग्रह आदि रासायनिक क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। जीव द्रव्य को उपयुक्त विशेषताएं होती हैं, जैसे ऊपर विशेषताएं ये सारी हैं, ये इसके अंदर विशेषताएं होती हैं। और इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। क्या कहा गया इसे? जीवन का भौतिक आधार। भौतिक आधार क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर सभी श्वांगीकरण क्रियाएं होती हैं, जितनी चयापचय क्रियाएं सभी होती हैं, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। नोट कर लिया होगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसके बाद को हम डिस्क्राइब करें, जीवन की समस्त लक्षण जीव द्रव्य के अंदर होते हैं।
जीवन यानी सजीवों के लक्षण के बारे में मैंने बताया था, यानी जिसके अंदर जीवन है उसे कहते हैं हम सजीवन, यानी जिसके अंदर जीवित होने के लक्षण होते हैं उनको हम सजीवन कहते हैं। यानी सजीवन या सजीवित, सजीवित या सजीवन, तो उसके अंदर क्या आता है? पोषण आता है। जो व्यक्ति, जो जीव पोषण करते हैं यानी खाना खाते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। श्वसन करते हैं यानी O2 को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, या CO2 को लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं। प्लांट्स के अंदर होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर। उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, ठीक, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उत्तेजनशीलता होती है, उत्तेजनशीलता के साथ साथ हम कहें अनुकूलन होता है। यही सारी सब क्रियाएं जो होती हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि सजीव क्या है, तो सजीवों के बारे में 12-14 मैंने करेक्ट उसके लक्षण बताए थे। पोषण है, गति है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, प्रजनन है, उपापचय है, उत्तेजनशीलता है और अनुकूलन है। ये सभी जीव द्रव्य के ही अंदर क्रियाएं पाई जाती हैं। इसलिए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जितनी भी सजीवों की क्रियाएं होती हैं वो सब इसके अंदर कृत होती हैं। यानी जीवित पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी कोशिका को जीवित होने का प्रमाण है। यानी जीवित द्रव्य में सारी क्रियाएं होती हैं। पोषण होते हैं, यानी वो अपना खाना पाना खाते हैं, जिससे पोषण लेकर के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो गति करते हैं, श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। उत्सर्जन करते हैं, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो वर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो पदार्थों को समय समय पर उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे मूत्र के द्वारा हम यूरिया, यूरिक एसिड निकाल देते हैं, गुदा के द्वारा यानी एनएस के द्वारा हम मल त्याग कर देते हैं, पॉटी त्याग कर देते हैं। हम अपने फेफड़ों के द्वारा CO2 का डिस्चार्ज कर देते हैं और हमारी श्वेत ग्रंथियों के द्वारा पसीना निकलता है। ये सभी उत्सर्जन क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वृद्धि यानी प्रत्येक सजीव अपने आकार में और लंबाई में दोनों में वृद्धि करते हैं। प्रजनन करते हैं, प्रत्येक सजीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। उपापचय जिसमें चयापचय क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यानी भोजन जो हम लेते हैं वो पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमारे लिए आवश्यक होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करते हैं। जिन पदार्थों के द्वारा हमें कोई भी उन्हें उससे कोई पदार्थ न मिल सके, बेकार हो, उन्हें उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उपापचय क्रिया हो गई है, चयापचय क्रिया। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता में भय, जाड़ा, सर्दी, गर्मी इसका एहसास होना, ये उत्तेजनशीलता है। और अनुकूलन यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने, प्रत्येक शरीर अपने आप को इस प्रकृति में जीवित रखने के लिए अनुकूलित कर लेता है, उसे अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन जिसे कहते हैं। ये सब मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बता चुका हूं। तो यानी ये सारी क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित रहती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यदि ये क्रियाएं सम्मिलित न हो तो हम नहीं कह सकते कि जीव द्रव्य भौतिक का आधार है, कोई आधार नहीं फिर तो। इसलिए
प्रोटोप्लाज्म के अंदर यानी जीव द्रव्य के अंदर ये सारी अभिक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। इसलिए जूलियस हक्सली ने इसे 1868 में जीवन का भौतिक आधार कहा। नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं बता रहा हूं जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग हैं। एक तो है कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य, और है केंद्रक, न्यूक्लियस, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। तो हम इसी की चर्चा करते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, और लेंथी भी है, काफी समय में ये पूरा होगा। प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कराया है, क्योंकि कई बार इसको पूछा गया है, इसलिए इसको हम धीरे धीरे करके बताएंगे, आपको समझाएंगे, आप इसको समझते रहेंगे। जीव द्रव्य की बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में बताएं। साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य ही जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य ही जीव द्रव्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बताई थी, और ये बिंदी जैसी संरचना बताई थी, वो साइटोप्लाज्म ही था। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म था, और प्रोटोप्लाज्म का जो केंद्रक था, केंद्रक के चारों ओर और अंदर साइटोप्लाज्म था, केंद्रक था। ये मैंने आपको चर्चा में कोशिका के जब स्ट्रक्चर बताई थी, उसके अंदर बताया था, इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो केंद्रक द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरता है। क्या करता है? केंद्रक को चारों ओर से घेरता है। घेरता है यानी क्या करता है? चारों ओर से घेरने का काम करता है। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी इसको भी फिर 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है जीव द्रव्य कला या कोशिका कला, कोशिका कला कह लीजिए। और इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। रिक्तिकाएं होती हैं, बी रिक्तिका, जिसे वैक्यूल्स या इसको टोनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है कोशिका कला, कोशिका कला, टोनोप्लास्ट, जीव द्रव्य कला, यानी कोशिका द्रव्य को, जो हमने बात की, जीव द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और दूसरा है केंद्रक। हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के जो चारों ओर, जैसे कि हमने केंद्रक बताया था, ये वाली स्ट्रक्चर बताई थी, और केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ होता है, जो घेरे रहने का कार्य करता है, उसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, इसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इनके भी 3 भाग होते हैं,
एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। ठीक है। कोशिका द्रव्य के कोशिकांग अनेक प्रकार की रचनाएं बनाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं, जैसे कोशिका कला, कोशिका द्रव्य की कोशिकांग। नोट कर लिया आपने। कि कोशिकांग कोशिकांग भी अनेक पदार्थ बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं कोशिका कला, दूसरा अंतः प्रादब्य जालिका, सूत्र कणिकाएं, अंतः प्रादब्य जालिकाएं, सूत्री कणिकाएं, सूत्री कणिकाएं, गोल्जिकाय लवक, जिकाय लवक। और लवक को मैंने 3 भागों में बताया था, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ये मैं इसको बता चुका हूं पहले। इसके साथ साथ हम बात करेंगे लवक, गोल्गिकाय, राइबोसोम और लाइसोसोम। ये सभी भाग जो हैं वो कोशिका के ही होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं केंद्रक के बारे में। नोट कर लिया आपने। यानी कोशिका द्रव्य के भी कई भाग हैं जिसमें कोशिका कला, अंतः प्रादब्य जालिका, सूत्री कणिकाएं, गोल्गिकाय, लवक, लवक में बड़ी लवक, अबड़ी लवक और हरित लवक, राइबोसोम और लाइसोसोम। ये भाग मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब मैं केंद्रक के बारे में बता रहा हूं। यानी कोशिका द्रव्य के चारों ओर जो भाग होता है उसको कोशिका द्रव्य कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। अब केंद्रक देखिए, केंद्रक को देखें। केंद्रक का 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रका और क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। यानी केंद्रक के 4 भाग होते हैं। ये मैंने कल चित्र में आपको बताया था कि केंद्रक के कितने भाग हैं। 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रका, क्रोमेटिन, धागे जैसी संरचनाएं। ये सभी केंद्रक के भाग होते हैं और वास्तव में ये सभी जीवित पदार्थ ही हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको सेल वॉल के बारे में बताएंगे। सेल वॉल क्या है इसके बारे में ढंग से आपको बताएंगे। आप इसको धीरे धीरे पढ़ते रहें। यदि समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड की कमी के कारण, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, विनोद प्रकाशन की का, और उससे आप पढ़ें, आपकी समझ में आएगा। नोट्स तैयार करते रहें और पढ़ते रहें। जब कभी भी खुलेगा तो तुरंत आपके एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के भी होंगे और सेकंड सेमेस्टर के कुछ समय बाद हो जाएंगे। तो इसलिए आप पढ़ते रहें और जल्द से जल्द करते रहें। ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, लंबे समय में पूरा होगा, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा जिससे आपकी समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार और धन्यवाद।